आप सभी का स्वागत है। साथियों, खुद को इतना कमजोर ना होने दो, खुद को इतना कमजोर ना होने दो कि आपको एहसान की जरूरत पड़ जाए। साथियों, इसलिए क्या कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और कुछ अपने जीवन में लक्ष्य हासिल जरूर कीजिए। साथियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बारे में आपको एक अचूक सी जानकारी देंगे जो शायद आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगी। ऐसा ज्ञान, वीडियो को पूरा देखिएगा। साथियों, पहला पॉइंट दिया गया है मोहम्मद गौरी जो थे, मोहम्मद गौरी किस प्रकार से राजा बनते, सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मोहम्मद गौरी जो थे भारत के नहीं थे, सबको पता है। मोहम्मद गौरी अफगान के शासक थे। सबसे पहले अफगान वंश में एक रियासत थी, गौर नामक रियासत थी। साथियों, गौर नामक रियासत थी। इस गौर नामक रियासत के जो संस्थापक थे उनका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक थे। इन्होंने क्या किया था, 1163 ईस्वी में गौर नामक देश रियासत की स्थापना किया था। इसके बाद क्या हुआ, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इन्होंने क्या किया, 1163 के ठीक 10 साल के बाद सन 1173 ईस्वी में इनके आसपास का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को गिज कहा जाता था। जो गौर नामक रियासत थी, गौर नामक रियासत के पास का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को गिज कहा जाता था और उस गिज वाले क्षेत्र में तुर्क निवास करते थे। उन तुर्कों को क्या किया, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, 1173 में उन तुर्कों को हरा दिया और गिज का जो क्षेत्र था, गिज का क्षेत्र जो हो गया गौर नामक रियासत में शामिल हो गया। इस प्रकार से गौर नामक जो रियासत थी एक विशाल रियासत, बड़ी रियासत में तब्दील हो गई और एक प्रकार से राज्य बन गया। गौर नामक रियासत जब राज्य हो जाता तो 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक ये जो थे, इनके छोटे भाई थे जिनका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो थे, इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गौरी को गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने भाई को राजा बना देते हैं। खुद क्या करते हैं, राजपाट त्याग देते हैं और अपने इनके छोटे भाई रहते हैं, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के छोटे भाई रहते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को जब राजा बनाते हैं तो मोहम्मद गौरी एक वंश घोषित करते हैं जिस वंश का नाम रहता है सन्स बनी वंश। मोहम्मद गौरी जो है अपने आप को सन्स बनी वंश का राजा नियुक्त करते हैं। तो 1173 में मोहम्मद गौरी सन्स बनी वंश के राजा बनते हैं। इसके बाद मोहम्मद गौरी की जो इच्छा रहती है भारत की तरफ राज्य करना, उसकी प्रमुख इच्छा रहती है। मोहम्मद गौरी की इच्छा अफगान में राजा बनना नहीं था, भारत में राजा बनना था। इसलिए क्या था, मोहम्मद गौरी ने क्या किया, भारत में युद्ध करने का निर्णय लिया। जब मोहम्मद गौरी भारत में युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो इन्होंने क्या किया, अपना जो पहला युद्ध था ये अफगानिस्तान से क्या करते हैं, गोमल दर्रा पड़ता है। गोमल दर्रा से होते हुए भारत आ जाते हैं। गोमल दर्रा जो है इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। साथी, पाकिस्तान में गोमल दर्रा पड़ता। गोमल दर्रा जो है दो दर्रा के बीच में, एक दर्रे का नाम है खैबर दर्रा और एक दर्रा है बोलन दर्रा। बोलन दर्रा और खैबर दर्रा के बीच में पड़ता है गोमल दर्रा। उसी गोमल दर्रे से होकर के अफगानिस्तान से पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, सिंध वाले क्षेत्र में जो होता है मोहम्मद गौरी प्रवेश करते हैं। और जब मोहम्मद गौरी प्रवेश करते हैं, ध्यान देंगे साथियों, जो गोमल दर्रा है वो सुलेमान पहाड़ी पर स्थित है। गोमल दर्रा सुलेमान पहाड़ी पर स्थित है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाता है। ठीक है, सुलेमान पहाड़ी। इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में क्या करते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं, सिंध वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और जब सिंध वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो इनका मुल्तान होते हैं, वहां के जो राजा होते हैं, राजा को मुल्तान कहा जाता है। और उस युद्ध को क्या करता, मोहम्मद गौरी जीत लेते हैं। मोहम्मद गौरी जब क्या करते हैं, 1175 में प्रवेश करते हैं, उस युद्ध को जीत लेते हैं और पंजाब वाले कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, मोहम्मद गौरी का अधिकार हो जाता है, सिंध के कुछ प्रांतों में। इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद गौरी फिर क्या करते हैं, 1178 ईस्वी में एक और युद्ध करते हैं। 1178 में मोहम्मद गौरी जब भारत में आते हैं तो इनका जो सामना होता है मूलराज द्वितीय के साथ होता है। मूलराज द्वितीय जो रहते हैं बहुत छोटे रहते हैं, इनकी अवस्था लगभग 15 साल से कम मानी जाती है। मूलराज द्वितीय बहुत छोटे रहते हैं, इसलिए मूलराज द्वितीय को साथियों इनकी माता रहती है नायिका देवी, उनका नाम रहता है।
मूल राजदूती की माता रहती नायिका देवी। मूल राजदूती को भीमदूती कहा जाता है। तो भीमदूती या मूल राजदूती की माता रहती नायिका देवी। नायिका देवी क्या करती हैं, भीमदूती के साथ युद्ध में लड़ाई लड़ती हैं और क्या करती हैं, पहली बार मोहम्मद गोरी को हरा देती हैं और भीमदूती से युद्ध करते हुए मोहम्मद गोरी की पहली पराजय होती है। भारत में यह मोहम्मद गोरी की जो पहली पराजय होती है साथियों वो भीमदूती के साथ होती है। भीमदूती क्या करते हैं, मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे मोहम्मद गोरी फिर क्या करते हैं, अपनी हिम्मत को छोड़ते नहीं हैं और भारत में युद्ध को जारी रखते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये पंजाब वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। मोहम्मद गोरी पंजाब वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो इनका जो सामना होता है वो पंजाब प्रांत में राजाओं के साथ होता है। पंजाब प्रांत के जो राजा रहते हैं उनको क्या होता, उनकी हार हो जाती है। कारण क्या होता, पंजाब प्रांत के जो राजा रहते हैं उनकी हार होने का मुख्य कारण था कि राजा चंद्रदेव थे, जम्मू कश्मीर के राजा थे। जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा चंद्रदेव और राजा चंद्रदेव क्या करते हैं, सहायता कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, राजा चंद्रदेव की सहायता से पंजाब क्षेत्र के जो राजा रहते हैं उनका नाम रहता है खुसरो मलिक शाह। खुसरो मलिक शाह की पराजय हो जाती है और पंजाब वाले क्षेत्र में पूरा क्या होता है, मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है। जब मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है इसके बाद मोहम्मद गोरी फिर युद्ध करना जारी रखते हैं और बहुत भयंकर युद्ध लड़ा जाता है। इतिहास का प्रमुख युद्ध जिसको कहा जाता है तराइन का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध लड़ा जाता है सन 1191 ईस्वी में। 1191 में जो तराइन का पहला युद्ध लड़ा जाता है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा जाता है। जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है और ये मोहम्मद गोरी की दूसरी हार रहती है। जब मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है तो मोहम्मद गोरी फिर भी क्या करते, भारत के कुछ हिस्सों को जीत लिए रहते हैं, इसलिए मोहम्मद गोरी का उत्साह बढ़ा रहता है। मोहम्मद गोरी उत्साहित रहता है, उसे पता होता है किसी युद्ध में जीत मिलेगी और किसी युद्ध में हार मिलेगी। उत्साहित होकर के वो क्या करता है, फिर ठीक 1 साल के बाद तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी लड़ते हैं और जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है वो भी क्या होता है, किसके द्वारा होता है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। साथियों जो युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ लड़ा जाता। वास्तव में जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ लड़ा जाता है और इस युद्ध में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है। और मोहम्मद गोरी की विजय होने का प्रमुख कारण जो था साथियों वो था मोहम्मद गोरी के एक गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं, अपना अदम्य साहस दिखाते हैं और अपने अदम्य साहस के दौरान क्या करते हैं, अपने जान की बाजी लगा करके युद्ध को लड़ते हैं और अंत में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान मारे जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। वास्तव में इस प्रकार क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है वो मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं। किसकी सहायता से, कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से। इस प्रकार क्या होता है, मोहम्मद गोरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक से बहुत प्रसन्नचित होते हैं। उनके अदम्य साहस को देख करके, कुतुबुद्दीन ऐबक के अदम्य साहस को देख करके उनके दिमाग में एक विकास जागता है। उनके मस्तिष्क में ये बात आती है कि हो सकता है कि भविष्य में मेरा आगामी जो राजा होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। ठीक है, अदम्य साहस को, कुतुबुद्दीन ऐबक के अदम्य साहस को देख करके उनको बहुत प्रसन्नता होती है और इस प्रकार से क्या करते हैं, वो अपने युद्ध को जारी रखते हैं। साथियों होता क्या है, अगर आपको मोहम्मद गोरी के बारे में संपूर्ण जानकारी अगर लेनी है तो मोहम्मद गोरी के बारे में एक किताब लिखी गई है। किताब का नाम है तबकात-ए-नासरी। एक पुस्तक है तबकात-ए-नासरी। अगर तबकात-ए-नासरी का अध्ययन आप करते हैं तो उसमें क्या होगा, मोहम्मद गोरी के बारे में संपूर्ण अध्ययन कराया गया है। तबकात-ए-नासरी के लेखक है मिनहाज नामक एक लेखक हैं। इन्होंने क्या किया, लेखक ने क्या किया, तबकात-ए-नासरी नामक किताब लिखा है। इस तबकात-ए-नासरी में क्या किया गया, मोहम्मद गोरी के द्वारा लड़े गए सभी युद्धों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद गोरी से क्या होता है, चंदावर का युद्ध लड़ते हैं। एक और इतिहास का प्रमुख युद्ध लड़ा जाता है चंदावर के युद्ध। चंदावर के युद्ध लड़ा जाता है 1194 ईस्वी में। चंदावर का जो युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और गढ़वाल वंश के राजा थे राजा जयचंद। राजा जयचंद और गढ़वाल वंश के राजा
राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में भी क्या होता है, मोहम्मद गोरी की जीत होती है। जब मोहम्मद गोरी जीत जाता तो उसका उत्साह बिल्कुल बढ़ जाता है। और ये जब मोहम्मद गोरी क्या करते हैं, तराइन का दूसरा युद्ध जीत जाते हैं और चंदावर का युद्ध जीत जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, भारत के आधे क्षेत्रों में दिल्ली तक जो पूरा क्षेत्र रहता है वो मोहम्मद गोरी का हो जाता है। और मोहम्मद गोरी क्या करते हैं, दिल्ली में क्या करते हैं, मोहम्मद गोरी जी अपनी सेना के लिए एक मकान बनवाते हैं। वहीं पर क्या करते हैं, अपनी सेना को रखने के लिए जगह बनवा देते हैं। उनकी सैन्य अभ्यास जो होता है दिल्ली में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, वहीं पर क्या होता है, मोहम्मद गोरी जी अपना क्या करते हैं, सेना को रखने के लिए, उनके खाने पीने के लिए सब सेवाएं जो होती हैं इंद्रप्रस्थ दिल्ली से अपनी सभी व्यवस्थाओं को चालू कर देते हैं। इस प्रकार क्या होता है, दिल्ली जो होता था सभी राजाओं के लिए युद्ध का प्रमुख केंद्र, रहने का प्रमुख केंद्र माना जाता था। अब ऐसा क्या है, इतिहास में क्या होता है, दिल्ली को आप सब समझते होंगे कि हर राजा क्या चाहता था, दिल्ली को जीतना चाहता था। दिल्ली को जीतने के जो मुख्य कारण था, दिल्ली भारत के केंद्र में था। भारत के केंद्र में होने के कारण भारत के सभी हिस्सों को वहां से दिल्ली से क्या किया जा सकता था, सभी जगहों को देखा, उसके सभी जगहों के बारे में जानकारी लिया जा सकता था केंद्र में होने के कारण। इसीलिए सभी राजा क्या करते थे, दिल्ली में अपना शासन व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करते थे। अब होता क्या है, मोहम्मद गोरी क्या करते हैं, इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद गोरी को फिर से युद्ध लड़ना पड़ता है। और कहाँ की युद्ध लड़ना पड़ता है, अहिलवाड़ का युद्ध लड़ना पड़ता है। जब अहिलवाड़ का युद्ध होता है, इस बार मोहम्मद गोरी क्या करते हैं, अहिलवाड़ के युद्ध में लड़ाई लड़ने नहीं जाते हैं। कारण क्या होता है, अहिलवाड़ का जो युद्ध होता है ये वास्तव में होता है गुजरात वाले क्षेत्र में। गुजरात वाले क्षेत्र में इनको एक बार हार मिल चुकी होती है। गुजरात वाला क्षेत्र जो था, अहिलवाड़ जो था, यहाँ पे मोहम्मद गोरी को हरा चुके थे भीमदुत्ती। कौन हरा चुके थे, भीमदुत्ती हरा चुके थे। जब भीमदुत्ती ने अहिलवाड़ के युद्ध में इनको हरा दिया था तो होता क्या है, ये मोहम्मद गोरी युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर भी क्या होता, इनका जो गुलाम रहता कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके पास अदम्य साहस था, ये युद्ध को लड़ने के लिए क्या होता, उत्साहित हो जाता है। और उत्साहित होकर के क्या करते हैं, अहिलवाड़ के युद्ध को लड़ लेते हैं। और वास्तव में क्या होता है, गुजरात के जो चालुक्य वंश के, सोलंकी वंश के राजा रहते हैं, उनसे युद्ध लड़ लेते हैं। और बाद में क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जीत हो जाती है। इस जीत को, अहिलवाड़ के युद्ध को मोहम्मद गोरी की जीत मानी जाती है। क्यों, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की जीत नहीं मानी जाएगी। कारण क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, इसलिए इस जीत का जो श्रेय जाता है मोहम्मद गोरी को जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद गोरी की जो अंतिम पराजय होती है वास्तव में 1203 ईस्वी में होती है। 1203 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की अंतिम पराजय होती है। और इस युद्ध को कौन लड़ता है, ख्वारिज़्म शाह लड़ते हैं। एक शासक रहते ख्वारिज़्म शाह पंजाब क्षेत्र के राजा थे। ठीक है, और ख्वारिज़्म शाह क्या करते हैं, मोहम्मद गोरी को 1203 ईस्वी में हरा देते हैं। और ये मोहम्मद गोरी के जीवन की अंतिम हार थी। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, मोहम्मद गोरी अपना अंतिम युद्ध 1206 ईस्वी में लड़ते हैं। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का आखिरी युद्ध होता है। और कहाँ होता है, पंजाब क्षेत्र में। पंजाब के कुछ आदिवासी रहते हैं जिन्हें खोखरों कहा जाता था। तो पंजाब के खोखरों से क्या होता है, मोहम्मद गोरी का अंतिम युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होते हैं, पंजाब के खोखरे क्या करते हैं, मोहम्मद गोरी की छुरा भोंक करके हत्या कर देते हैं। ठीक है, और होता क्या है, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु से पहले जो अंतिम हार थी, वो हार थी ख्वारिज़्म शाह के द्वारा। ख्वारिज़्म शाह 1203 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को अंतिम बार हराते हैं। और साथियों क्या होता है, जब पंजाब के खोखरों से युद्ध लड़ते हैं 1206 ईस्वी में, तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। और 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या होती है। 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गोरी की हत्या होती है। मोहम्मद गोरी की जो हत्या होती है सिंधु नदी के तट पर होता है। सिंधु नदी के किनारे मोहम्मद गोरी की हत्या की जाती है। लेकिन मोहम्मद गोरी को सिंधु नदी के किनारे दफनाया नहीं जाता है। मोहम्मद गोरी को दफनाया जाता है गजनी में। कहाँ दफनाया जाता है, गजनी में। इस प्रकार मोहम्मद गोरी का मकबरा जो है गजनी में स्थापित किया गया है। साथियों ध्यान देंगे, मोहम्मद गोरी ने अपना एक
मुद्रा चलाया था। मोहम्मद गोरी के मुद्रा जो थे उस पर एक तरफ कलमा लिखा था और एक तरफ माता लक्ष्मी का चित्र अंकित मिलता है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर क्या है, एक तरफ माता लक्ष्मी का चित्र और दूसरी तरफ क्या लिखा है, कलमा लिखा गया है साथियों। इसके बाद होता क्या है, मोहम्मद गोरी के एक और गुलाम रहते जिनका नाम रहता बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी के एक और गुलाम रहते। वास्तव में मोहम्मद गोरी के बहुत से गुलाम रहते हैं। मोहम्मद गोरी जो था बहुत से लोगों को अपना गुलाम बना के रखा हुआ था। उन्हीं गुलामों में एक और गुलाम थे जिनका नाम था बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी क्या करते हैं, बिहार में क्या करते, युद्ध लड़ते हैं। बिहार में क्या करते हैं, लक्ष्मण सेन के साथ युद्ध लड़ते हैं। लक्ष्मण सेन से बिहार में युद्ध लड़ते हैं और लक्ष्मण सेन की पराजय हो जाती है, बख्तियार खिलजी की जीत हो जाती है। लक्ष्मण सेन की राजधानी उदंतपुर थी जो बिहार की राजधानी हुआ करती थी। साथियों 1097 में बिहार की राजधानी थी उदंतपुर। वास्तव में इस समय तो बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन पहले बिहार की राजधानी थी उदंतपुर 1097 में। तो लक्ष्मण सेन वहां के राजा रहते हैं और लक्ष्मण सेन की पराजय हो जाती है। और बख्तियार खिलजी जो रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, भारत के शिक्षा क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध स्थान माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करते हैं, बख्तियार खिलजी उसको जलवा देते हैं। बख्तियार खिलजी क्या कहते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा देते हैं। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया जाता है। साथियों इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद गोरी के कुछ गुलाम जो थे, उन गुलामों में प्रमुख गुलाम थे मोहम्मद हबीब, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी और एलदौज। ये 4 गुलाम जो थे मोहम्मद गोरी के सबसे क्या थे, प्रचलित गुलाम थे। ये किसी भी युद्ध को जीतने की क्षमता रखते थे। तो होता क्या है, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो भारत में क्या होता है, एक नई नींव पड़ती है, जिसे क्या, इस नींव को डालते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कहते हैं, मोहम्मद गोरी के द्वारा जितने भी क्षेत्र जीते गए थे सभी क्षेत्रों पर कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हो जाता है। कारण क्या था, मोहम्मद गोरी जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रभावित थे और अपना उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर देते मरने से पहले। इस कारण क्या होता, कुतुबुद्दीन के अन्य गुलाम जो हैं, मोहम्मद गोरी के जो अन्य गुलाम हो वो कुतुबुद्दीन ऐबक पर अधिकार नहीं कर पाते और भारत का एक नया राजा मिलता है। दिल्ली सल्तनत में एक नया राजा मिलता है जिसका नाम क्या रहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नए वंश की नींव रखी। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बनते हैं और गुलाम वंश की क्या करते हैं, नींव रखते हैं। साथियों अब हम लोग गुलाम वंश को अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद साथियों।